अभी तक हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम क्या है, वेव है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता था कि कोई एक पार्टिकल ऑसिलेशन में रहता था। वेव में क्या होगा कि हजारों लाखों पार्टिकल एसएम में रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है। इसको पढ़ने के पहले एसएम क्यों पढ़ाया जाता है कि एक पार्टिकल के एसएम को तुम नहीं समझोगे तो जहां हजारों पार्टिकल एसएम करते रहेगा उसको तुम समझ जाओगे, नहीं समझोगे, ठीक है। तो वेव से क्या फीलिंग आना चाहिए। जनरली क्या होता है ना कि बच्चा को वेव वर्ड से फीलिंग ही नहीं आता है। तो वेव से क्या फीलिंग होना चाहिए कि कुछ डिस्टरबेंस हुआ है मीडियम में, अगर मीडियम है तो, ठीक है। या ये कहो कि वेव का मतलब हो गया कि एनर्जी फ्लो हो रहा है विदाउट मास ट्रांसफर। अब ये कैसे होता होगा, तो पहले कुछ एग्जांपल से तुम गुजरोगे तो तुमको आइडिया लगेगा। जैसे कि तालाब है, उसमें क्या किए कि एक पत्थर को गिराए आप, तो जब पत्थर को गिराइएगा तो उसमें क्या होगा कि सर्कुलर टाइप का रिपल बनेगा। कंटिन्यूअसली आप पत्थर गिराते जाइएगा तो कंटिन्यूअसली रिपल बन करके फैलेगा। तो जो रिपल पहले यहां पर था वो यहां पर चला गया, फिर उसके बाद और बड़ा हो गया। तो ये तो समझ में आ रहा है कि एनर्जी फ्लो कर रहा है। अब ये पता करना है कि मास ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा करिए कि एक बॉल को है जो कि सरफेस पर है जो कि रख दीजिए, समझा, जो डूब नहीं जाए, ऊपर में ही रहे। अब क्या है कि पत्थर गिराइएगा ना तो देखिएगा कि जो रिपल बना है तो वो वाला रिपल जब बॉल के पास जाएगा ना तो बॉल ऐसे ऐसे होगा, बॉल ऐसे ऐसे नहीं होगा। तो रिपल आपको ऐसा होता हुआ दिख रहा है। तो अगर मास भी, लिक्विड भी अगर उधर होता तो बॉल भी उधर होता, लेकिन क्या देखा जाता है कि बॉल उस साइड में शिफ्ट नहीं होता है, बॉल ऊपर नीचे होता है जब वहां से रिपल गुजरता है। तो इससे क्या पता चला कि एनर्जी तो ट्रांसफर हो रहा है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मास ट्रांसफर भी होता तो बॉल भी रिपल के साथ उधर जाता। ऐसा देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वेव का सिंपल मतलब क्या है कि एनर्जी फ्लो हो रहा है। अगर मीडियम है तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, बोलो यार, लेकिन अपने मीन पोजीशन के अबाउट ही वो ऑसिलेशन में है, वो यहां से दूसरा जगह नहीं चल जा रहा है, परमानेंटली रेस्ट में नहीं है मॉलिक्यूल या पार्टिकल, बोलो यार, वो मूव कर रहा है लेकिन अपने मीन पोजीशन के अबाउट ही मूव कर रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या। मूवमेंट कब बोलते कि अभी यहां के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, यही पार्टिकल जो कि यहां के अबाउट ऑसिलेट करने लगता है, तब ना बोलते कि मूवमेंट हुआ है जी। मीन पोजीशन फिक्स है, वो ऐसे ऐसे केवल ऑसिलेट कर रहा है। हम लोग क्या बोलेंगे कि मास ट्रांसफर नहीं होता है, केवल कौन ट्रांसफर होता है, एनर्जी। हालांकि इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है जी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी वेव फ्लो होता है ना तो एनर्जी तो ट्रांसफर होता ही है, साथ ही साथ मोमेंटम भी ट्रांसफर होता है। समझ में आ रहा है। वो आगे पढ़िएगा कि मोमेंटम का वैल्यू जो होगा वो E/v के बराबर होता है, जहां E एनर्जी होता है और v होता है वेव का वेलोसिटी। वो आगे पढ़िएगा। अभी तत्काल आपको याद रखना है कि वेव में एनर्जी ट्रांसफर होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है। समझ में आ रहा है। तो जैसे सुनिएगा वेव तो क्या फीलिंग आएगा कि बहुत सारा पार्टिकल है जो कि एस्केप करते रहेगा। अगर मीडियम है तो, नहीं मीडियम रहेगा तो उसको अलग पढ़ना। इस चैप्टर में हम लोग उस वेव के बारे में पढ़ेंगे जिसमें मीडियम का जरूरत होगा। मीडियम का जरूरत नहीं होता ईएम वेव में, तो वो अलग चैप्टर ही पढ़ना था, तो उसका चर्चा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा। इस चैप्टर में उसको बाद में देखा जाएगा। तो जैसे कोई बोलेगा कि वेव, तो न्यूमेरिकल बनाना तो हम सिखा देंगे, वो तो दिमाग नहीं भी चलाइएगा ना, कंसेप्ट क्लियर नहीं भी रहेगा ना, आपको जो टाइप बताएंगे वो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बैठिएगा ट्रक बनना स्टार्ट हो जाएगा, बच्चा टाइप का सवाल बनेगा, तो वो टाइप से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल व्यू दे देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लेवल 1 तक का ही पढ़ाएंगे। लेवल 2 वाला का क्या है कि आपको जरूरत नहीं, उसके लिए फिर क्या होता है कि थोड़ा सा और ज्यादा हायर पढ़ाया जाता है। तो अब से वेव का क्या फीलिंग आएगा, आप वेव वर्ड जब सुनिएगा तो क्या फीलिंग आएगा कि बहुत सारा पार्टिकल अपने अपने मीन पोजीशन के अबाउट एस्केप कर रहा होगा, बोलो यार, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो जैसे जैसे गुजरिएगा वैसे वैसे दिमाग खुलेगा, अपने आप को एकदम स्ट्रिक्टली लेवल 1 में कन्फाइंड कर लेंगे, मतलब जेईई मेन तक के सिलेबस में। समझ में आ रहा है? आप लोग मेडिकल के हैं तो इससे सब डील हो जाएगा, खाली टाइप याद रखिएगा। तो वेब को जो है ना वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उसको बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग को शुरू में पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेब। तो एक बांटा गया है इसको मीडियम बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। तो इसमें बोला गया है कि वेब को दो भाग में सोचा जा सकता है, ठीक है। एक भाग में मैंने एक ऐसा वेब होगा जिसके लिए मीडियम नेसेसरी रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेब बोलेंगे, ठीक है। पूछता है जी एग्जाम में कि कौन सा वेब मैकेनिकल है, कौन सा वेब है जो कि नॉन मैकेनिकल है, बोलो यार। तो आपको बताना रहेगा। तो मैकेनिकल वेब में क्या हो गया कि मीडियम क्या हो गया? हाँ, मीडियम नेसेसरी हो गया। माने मीडियम नहीं रहेगा तो ये वेब नहीं क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका एग्जांपल है स्ट्रिंग वेब, वाटर वेब, ये सब रटे हुए रहिएगा, रटिएगा क्या, थोड़ा सोचिएगा तो जैसे बोल रहा है वाटर वेब तभी ना वाटर हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात। स्ट्रिंग वेब तो स्ट्रिंग तो होगा ना, वो समझ में आ रहा होगा आपको। साउंड वेब, सीस्मिक वेब, सीस्मिक वेब होता है जब भूकंप वगैरह आता है तब। तो ये कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल बहुत सारा है, लेकिन ये सब चीजें जो कि जनरली पूछा जाएगा, इसके लिए मीडियम का होना जरूरी है, ठीक है। बाकी हम लोग चर्चा करेंगे, अभी तो थ्योरी चलेगा शुरू में। दूसरा हो जाएगा नॉन मैकेनिकल वेब। इसमें थोड़ा सा डिफिनेशन पर जोर दीजिएगा जी, क्या लिखा गया है? मीडियम इज अब्सेंट, ऐसा नॉट नेसेसरी। इस चीज को थोड़ा सा आप पकड़िएगा, नॉट नेसेसरी माने मीडियम है तब भी ये वेब रहेगा, लेकिन मीडियम नहीं है तब भी ये रहेगा। और ये वाला क्या है कि मीडियम है तब ये है। इसमें अक्सर हर बच्चा क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाता है, नॉन मैकेनिकल वेब तो मीडियम नहीं रहेगा तब होगा, ऐसा नहीं है। मीडियम नेसेसरी नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? मीडियम है तब भी चलेगा, मीडियम नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन ये वाला विदाउट मीडियम चल ही नहीं सकता, मतलब समझ रहे होंगे। तो इसका एग्जांपल है ईएम वेब, यही वाला अलग चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में हम लोग इसी को पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? तो ईएम वेब कोई भी चीज आप देखते हैं, जैसे एक्सरे बोलिएगा, गामा रे बोलिएगा, बोलो यार, अल्ट्रावायलेट बोलिएगा, सब ईएम वेब के ही अंदर में आ जाता है। रेडियो वेब बोलिएगा, सब इसी के अंदर में आता है। हीट या इंफ्रारेड जो बोलिए, तो ये सब कुछ एग्जांपल है जिसमें मीडियम का रहना जरूरी नहीं। अरे बोलो यार, अब मीडियम रहेगा तो ईएम वेब नहीं चलेगा, चलेगा, बोलो यार, कुछ इफेक्ट होगा तो उसको देखेंगे। तो मीडियम के बेसिस पर दो भाग में बांटा गया, मैकेनिकल वेब और नॉन मैकेनिकल वेब, ठीक है। फिर जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है, या ऑसिलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले आप समझ लीजिए कहानी क्या चलता है, तब ये वाला समझ में आएगा वेब कैसे चलता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि डिस्टरबेंस होता है,
किसी जगह पर, तो वहां पर जो एनर्जी मिला वो क्या हुआ कि दूसरा जगह पर गया। पत्थर आप गिराए इस जगह पर, तो एनर्जी तो यहाँ के लिक्विड को ना दी है जी, लेकिन वो एनर्जी दूसरा जगह भी गया। तो अब ये है कि कैसे एनर्जी है जो कि फ्लो करता है। तो होता क्या है समझिएगा, क्योंकि यहां से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकलेगा, आपसे पूछ देगा कि बताओ ट्रांसवर्स वेव किसमें है जो कि फ्लो करेगा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। लॉन्गिट्यूडनल है जो कि किसमें फ्लो करेगा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। बोलो यार, तो वो ऑप्शन देगा इस ढंग से, क्यों सॉलिड में, क्यों लिक्विड में, क्यों गैस में नहीं, इस ढंग से वो बात करेगा। तो कहानी को पहले समझिएगा। होता क्या है कि अभी तत्काल हम सॉलिड को ले रहे हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल यहां है, दूसरा मॉलिक्यूल यहां है, तीसरा मॉलिक्यूल यहां है, और सबके बीच में दूरी फिक्स टाइप का है। बोलो यार, सब स्थिर टाइप का है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल को तुम कुछ एनर्जी दिए और इधर ढकेल दिए, तो जैसे ही इधर जाएगा तो इसके बीच में दूरी घटेगा, तो रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। क्या बताया गया था कि जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है तो इतना डिस्टेंस पर रहेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा मॉलिक्यूल के बीच में। इससे नजदीक होगा तो रिपल्सन होगा, और इससे दूर होगा तो अट्रैक्शन होगा, होगा ना जी। जिसको बताया जाता है कि ऐसा मान लीजिए कि हर मॉलिक्यूल के बीच में एक स्प्रिंग टाइप का लगा हुआ है। तो कहानी क्या होगा ये समझना, ऐसे ऐसे ढेर सारा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे ढकेल दिए तो ये आगे बढ़ेगा, जैसे आगे बढ़ेगा तो ये समझ में आया कि इसके बीच में रिपल्सन स्टार्ट होगा, तो रिपल्सन होगा तो ये आगे बढ़ेगा कि नहीं, तो ये आगे बढ़ेगा, ये वाला इधर होना चाहेगा। तो ये समझ में आया कि ये एनर्जी तो इसको दे चुका ना जी। अब ये जैसे आगे बढ़ेगा तो उसके आगे वाला के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो फिर वो उसको रिपेल करेगा। तो ये समझ में आया कि आप एक जगह पर धक्का दिए, लेकिन ये आगे बढ़ा तो इसको रिपेल किया, और ये आगे बढ़ा तो इसको रिपेल किया। तो इस प्रोसेस में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है, बोलो यार। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों मॉलिक्यूल ऐसे था, इसमें फोर्स नहीं लग रहा था, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर है। अब क्या है कि आप इस पर फोर्स ऐसे लगाए, तो जैसे ही आप इधर लगाइएगा तो फिर डिस्टेंस में चेंज होगा, तो फिर ये जैसे इससे दूर होगा, समझना, ये डिस्टेंस पर क्या है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर। अब तुम जैसे ही ऐसे करोगे तो डिस्टेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बोलो यार। तो ये जैसे ही इधर होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो ये जैसे चढ़ने लगेगा तब भी क्या होगा, इसको फिर ये अट्रैक्ट करेगा। नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम ऐसे भी करोगे ना एक को, तो ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा। अच्छा एक चीज समझना, शुरू में ऐसे था, तुम इसको ऐसे कर दिए तो ये इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा, और ये भी नहीं इसको खींचेगा जी। तो तुम ऐसे इसको करोगे तो सब में ऐसे फोर्स लगेगा, ये समझ में आया। तुम्हारा फोर्स में नहीं लगेगा, तुम्हारा फोर्स इस पर लगा, इसके कारण इस पर ऐसे लगेगा, इसके कारण इस पर ऐसे लगेगा, और जिस पर तुम लगाए हो वो इस पर इधर लगा रहा है, तो इस पर ये भी इधर लगाएगा ना जी। और जब इधर लगाएगा तो फिर वो नीचे आएगा, तो इनर्शिया करंट फिर इधर होगा, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, बोलो यार। तो तुम केवल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ तो सभ्य ना है जो ऐसे 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 होने लगा, बात समझ में आया। तो एनर्जी तुम दिए एक जगह पर, लेकिन ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। अब समझना बात को, गैस मॉलिक्यूल में लगभग नेट फोर्स 0 होता है कि नहीं, दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होता है, उसमें भी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। उसमें तो माना जाता है आइडियल केस में कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अरे बोलो यार, अब तुम बात समझना, तुम 10 आदमी को खड़ा कर दियो, 10 आदमी, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 10 आदमी खड़ा कर दिए, ठीक है। अब इस दोनों माने इस आदमी के बीच में एक दूसरे से अट्रैक्शन में रिपल्सन नहीं है, ऐसा मान लो, ठीक है। तो तुम एक आदमी को ढकेलोगे तो ये जब दूसरा पर गिरेगा तो वो दूसरा को गिराएगा कि नहीं गिराएगा। तो इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन का कहानी नहीं, तुम ढकेल दिए
ये समझ में आया कि अगर ऐसे खड़ा है कोई और तुम इधर से ढकेलोगे तो इसके बीच में फोर्स रहता या नहीं रहता उससे कोई मतलब नहीं है। ये आगे बढ़ेगा जिससे टकराएगा, ये आगे बढ़ेगा जिससे टकराएगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और नहीं भी टकराएगा तो बहुत नजदीक आ जाएगा तो रिपल्सन होगा। तो इसलिए बोला जाता है, अच्छा छोड़ो नाम को बाद में लेंगे। ये बात समझ में आया तुमको कि अगर तुम ऐसे 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 खड़ा करे, खाली सुन लो थ्योरेटिकली, ताकि थ्योरी पूछे ना तो टिक मार दो। न्यूमेरिकल तो हम बनवाइए देंगे, चाहे तुमको कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए। टाइप बता देंगे, उसको रट जाओगे, डील हो जाएगा। समझ में आ रहा है? थ्योरेटिकल चीज को थोड़ा सा सुनना। तो ऐसे ऐसे था, तुम ऐसे ढकेल दिए, तो ये समझ में आया ना कि साइकिल अगर ऐसे रहेगा तो गिर जाएगा। आप बात समझना, ढेर सारा साइकिल को तुम ऐसे ऐसे रख दिए और दो साइकिल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं है, टेंडिंग टू जीरो, तो ये वो साइकिलिया कैसे उठा दोगे हवा में, तो दूसरा को साइकिलिया उठ जाएगा। कब उठता दूसरा साइकिल बताओ तो? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला कहानी इसमें चलता। बोलो यार। तो अब तुम बताना, यहां पर तीन टाइप के मॉलिक्यूल को रखे हैं। 10 मॉलिक्यूल यहां पर सजा दिए सॉलिड का, 10 मॉलिक्यूल सजा दिए लिक्विड का और 10 मॉलिक्यूल सजा दिए गैस का। ठीक है? तो सॉलिड वाला तो आपको पता है कि कंपैक्टनेस होता है, फोर्स लगता है, तो ऐसे ढकेलोगे तो समझ में आया कि सब ढकलाएगा। लिक्विड वाला भी ऐसे ढकेलोगे सब ढकलाएगा, साइकिल समझो ना। तो और गैस में भी तुम ऐसे ढकेलोगे सब ढकलाएगा। बोलो यार। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल में अगर एक को ऐसे उठाओगे तो ये उठेगा नहीं, क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। बोलो यार। लिक्विड वाला में तुम ऐसे उठाओगे तो यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, थोड़ा बहुत उठेगा। बोलो। सॉलिड में तो एकदम पकड़ाया हुआ टाइप का ना है जी। बात समझ में आ रहा है? तो समझना क्या बोल रहे। एनर्जी इधर ट्रांसफर होगा और अगर जो उसमें पार्टिकल या मॉलिक्यूल जिधर एनर्जी ट्रांसफर हो रहा उधरे ऑसिलेट अगर होगा तो इसके लिए सॉलिड है कि लिक्विड है या गैस है उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आया? जैसे कि यहां मॉलिक्यूल है तो ऐसे धक्का मार दोगे तो बढ़वे ना करेगा जी। तो इसी को बोलता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हो गया लेंथ बाई, तो जिधर एनर्जी फ्लो होगा, बोलो यार, उधरे अगर पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो ये सॉलिड लिक्विड गैस सब में होगा। लेकिन ये समझ में आया कि अगर एनर्जी इधर फ्लो करना है और तुम पार्टिकल को ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवाना चाह रहे हो तो तुम सबको नहीं ना करवा सकते हो, एगो को नहीं दे सकते हो जी। तो ये वाला कब पॉसिबल है? जब अगल बगल वाला में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये बात समझ में आया कि लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के अलोंग वाला जो होगा वो सॉलिड लिक्विड गैस सब में होगा। नहीं समझ में आया? और जो ट्रांसवर्स वाला होगा माने एनर्जी इधर फ्लो करेगा लेकिन पार्टिकल है जो कि उसके परपेंडिकुलर में ऑसिलेट करेगा। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होना जरूरी है, जो कि गैस में एकदम में लगभग नहीं होता है, लिक्विड में थोड़ा बहुत होता है। बोलो यार। लिक्विड में अटैचमेंट टाइप का ज्यादा कहां होता है? याद है? सरफेस पर सरफेस टेंशन के कारण। बोलो यार। तो चूंकि तुम टारगेट में स्टेप पहले बोल देते हैं तब लिखेंगे। बोला जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो सॉलिड लिक्विड गैस सब में होता है। और ट्रांसवर्स में समझ, ट्रांसवर्स का मतलब है वो परपेंडिकुलर टाइप का था, वेव ऐसे होगा तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ट्रांसवर्स वाला केवल किस में होता है? सॉलिड में। और लिक्विड में अगर होता है तो केवल सरफेस पर होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण जाल टाइप का पकड़ाना लगता है जी। यस सर। रूट पढ़ाए हैं ना? यस सर। कोई दिक्कत लग रहा है? समझ में आया ना कि अगर रीजन भी पूछेगा कि गैस में क्यों नहीं होता है ट्रांसवर्स वेव का प्रोपगेशन तो तुम बोलोगे ड्यू टू इलास्टिसिटी। बोलो यार। इलास्टिसिटी या रिजिडिटी जो तुम बोलो, समझ आ रहा है? इलास्टिसिटी रिजिडिटी इसका सेंस आ रहा है ना आपको कि मॉलिक्यूल के बीच में अटैचमेंट के बारे में बात होता है कि तुम इधर करोगे तो ऐसे खींचेगा, सेंस आ रहा होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन क्या हो गया जी? तो पहला हो गया लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल तो सुन सुन के कान आदमी का पक जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है वो लेंथ के अलोंग। तो
तो यहाँ पर लेंथ टाइप का हो गया कि जिधर एनर्जी फ्लो कर रहा है, जिधर एनर्जी फ्लो करता है उसी को क्या माना जाता है, वेव का फ्लो। वेव है क्या, डिस्टरबेंस या एनर्जी ट्रांसफर। बहुत सारा लगता है कि वेव हमको दिख नहीं रहा, तो वेव दिखेगा तुमको कैसे? अरे बात समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? हमको दिखता है, रस्सी को ऐसे करते हैं तो हमको तुमको वेव दिखता है, तुमको रस्सियां ऐसे होते दिखता है, तो उसमें एनर्जी ना फ्लो कर रहा है। तो वेव का मतलब है आपको समझना है कि एनर्जी फ्लो कर रहा होगा मीडियम में, ठीक है। विदाउट मीडियम वाला तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा क्या है ना कि इसको भी तोता नहीं रटेगा। कुछ बच्चा होता ही उल्लू टाइप का, वो रटता है कि दिन का उल्टा क्या होता है, रात का उल्टा कहीं तो हम रटवे नहीं किए। तो वही बोल रहे हैं कि अब लॉन्गिट्यूडनल में वो रटेगा कि जिधर एनर्जी फ्लो करता है ना उधरे पार्टिकल ऑसिलेट करता है। अरे लॉन्गिट्यूडनल का मतलब वो लेंथ के अलाउ, तो इधर एनर्जी फ्लो कर रहा है, जिसको लेंथ मान लो तो उसी के अलाउ ना होगा। तो रटना नहीं, बस इसके लिए बोला जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसमें क्या होगा कि वेव इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वेव फ्लो कर रहा है, क्या सेंस आया, एनर्जी फ्लो कर रहा है। अरे बोलो यार। और पार्टिकल जो इसमें वो ऑसिलेट कर रहा है उसी अलोंग, समझ आ रहा है कि नहीं? इस ढंग से ऑसिलेट कर रहा है, एक पार्टिकल नहीं हजारों पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा ये बात समझ में आ रहा है तुमको? ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपने बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है और थोड़ा सा और भी पूछना चाहिए उसको। वेव का मतलब होता है कि हजारों पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर किसी एक पार्टिकल के बारे में कुछ भी पूछेगा तो उसमें एसएम का प्रॉपर्टी एग्जैक्टली लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है? इसीलिए बोला जाता है कि वेव में उसको दिक्कत होगा जिसको एसएम में दिक्कत होगा। समझ? वेव का मतलब होता है कि हजारों हजार पार्टिकल एसएम कर रहा है, तो उसमें वेव वाला प्रॉपर्टी लगाइएगा जो फॉर्मूला बताया गया है जाएगा। बोलो यार। लेकिन अगर जो वेव में एक पार्टिकल पर वो आ गया ना तो तुम पहले वेव को भुला जाओ। तुम समझो किसी ने वो एसएम कर रहा है तो वो एसएम का प्रॉपर्टी से बनेगा। समझ में आया? तो आगे क्लियर होगा एग्जांपल से, धीरे 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 क्लियर हो जाएगा। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वाला हो गया। अब ये नहीं बोलना कि सर यहाँ तो मास ट्रांसफर हो रहा है, इधर तो जा ही रहा है। अरे नेट इधर उधर नहीं ना जा रहा है। बोलो यार। और एक क्या होगा कि एनर्जी इधर फ्लो कर रहा है, तो पार्टिकल जो है, देखो पहले ये पार्टिकल था तो जिधर एनर्जी जा रहा था उसी लाइन के अलोंग ऑसिलेट कर रहा था। बोलो यार। और अब क्या है कि एनर्जी इधर फ्लो कर रहा है, अब पार्टिकल क्या है कि ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा ये फीलिंग नहीं आ रहा है क्या कि जब पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा तो एनर्जी वैसे कैसे जाएगा? नहीं आ रहा है फीलिंग क्या? अरे कुछ नहीं, इसको तुम ऐसे किए ना जी तो ये बगल वाला का खींचेगा ना ऐसे की, तो इसको तुम एनर्जी दिए तो यहाँ गया कि नहीं? फिर इसको खींचोगे माने ये खींचाएगा तो ये अपने बगल वाला कैसे खींचेगा? तो पार्टिकल एक दूसरे को इस लाइन में खींच रहा है, लेकिन ये समझ आ रहा है कि इसको एनर्जी मिला, फिर इसको मिला, फिर इसको मिला, फिर ऐसे नहीं एनर्जी मिल रहा है जी। तो एनर्जी तो इधर ना फ्लो हो रहा है। ज्यादा सेंस नहीं रखना है, बस सीधे क्या है कि तुमको याद कर लेना है, ठीक है। बाकी आगे हम लोग देखेंगे कि ट्रांसवर्स वाले में क्या होगा, तो जिधर एनर्जी फ्लो करता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? और ये आपको समझ में आ गया होगा ये किस में होगा, सॉलिड्स में हो जाएगा, और लिक्विड में होगा तो क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। बोलो यार। समझ में आ रहा होगा क्या है, सरफेस टेंशन के कारण, क्योंकि तो वही एक पकड़ बना सकता है। लिक्विड में मॉलिक्यूल एक दूसरे से पकड़ा रहता है लेकिन बड़ा धीमा पकड़ाया हुआ था, सरफेस पर थोड़ा सा टाइट से पकड़ाया जाता है। बोलो। और ये वाला किसमें होगा बताओ तुम? ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों का, ठीक है। अच्छा एक कॉमन सेंस तुम लगा सकते हो कि ज्यादा तेजी से एनर्जी फ्लो किस में होना चाहिए? कॉमन सेंस से बताना तुम पहुंच जाओगे। लॉन्गिट्यूडनल में यहाँ ऐसे ना धक्का लग रहा है। बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा होगा कि जनरली वेव का वेलोसिटी माने क्या, एनर्जी ट्रांसफर होने का वेलोसिटी। अरे बोलो यार। वो वाला क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल में ज्यादा होता है। बोलो। किसी
पार्टिकुलर मीडियम में तुम एक बार लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट करोगे और एक बार ट्रांसवर्स वेव क्रिएट करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल वाला क्या होगा, ज्यादा तेजी से एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ट्रांसवर्स वाला कम करेगा। हम बोल रहे हैं किसी पार्टिकुलर मीडियम का, तुमको ये नहीं बोल रहे हैं कि ट्रांसवर्स का स्पीड कम ही होता है, ये नहीं बोला गया। ये बोला गया जब मीडियम रहेगा तब। नहीं समझ में आ रहा तो समझना, ये रड है, फील करना, क्योंकि वो बताएगा नहीं तुमको कि ट्रांसवर्स के बारे में पूछे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल के बारे में पूछे हैं। जनरली बता ही देता है, लेकिन 5% को बताएगा नहीं। और तुम्हारे पास दो फॉर्मूला रहेगा, पता नहीं चलेगा कौन फॉर्मूला मारे। तो समझना, मान लो ये रड है, समझ में आया, तो तुम इधर हथौड़ा मारोगे तो ये बात समझ में आ रहा है कि तुम ऐसे वाइब्रेशन दिए तो ऐसे ही से बोला ना कहानी किया, इसका मतलब इसमें कौन वेव क्रिएट होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्रिएट होगा। लेकिन अगर जो तुम इस पर, इस रड पर हथौड़ा ऐसे मारोगे तो इसका मतलब यहाँ के मॉलिक्यूल को तुम नीचे किए, तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें कहानी क्या हो गया, ऐसे ऐसे ना हो गया जी। बोलो यार, इसमें कौन सा वेव क्रिएट होगा, ट्रांसवर्स वेव क्रिएट होगा, क्योंकि वहां पर सीधे डाटा देगा, समझ में आ रहा है, और देगा ऐसा डाटा ना कि लॉन्गिट्यूडनल वाला फार्मूला लग जाए, ट्रांसवर्स वाला फार्मूला लग जाए, और खाली डायग्राम पता ही देगा कि हथौड़ा किधर से मारा गया है। तो आपको खुद पकड़ करके फार्मूला लगाना है। बोलो यार, वेव में न्यूमेरिकल बहुत हार्ड होता है, लेकिन वो आसान इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको टाइप बता दिया जाएगा। थ्योरेटिकली नहीं फंसा ले, इसलिए इतना भूखा जा रहा है, समझ आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि फॉर सेम मीडियम वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, ज्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स से। नॉर्मली यही होता है, समझ में आ रहा है। ये भी क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन पूछेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो हम लोग अभी तक वेव को बांटे हैं किसमें किसमें, तो एक तो मीडियम के बेसिस पे। तो हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, मैकेनिकल की नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल, इस चैप्टर में मैकेनिकल ही पढ़ना है। और उसके बाद फिर क्या हो गया कि पार्टिकल जो ऑसिलेट करेगा उसके बेसिस पे बांटे, ठीक है। तीसरा जो है विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे इसका, आगे ये अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इंट्रोडक्शन ही करवाया जा रहा है। तीसरा जो पढ़ना है आपको ये है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन। ठीक है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है ये, बाकी तो क्या है कि पूरा क्लास चलेगा इसी पर, चैप्टर चलेगा उसी पर। इसमें क्या बोला जाता है ना, पहले नाम बोल देते हैं। एक होता है प्रोग्रेसिव वेव, नाम देखिए बोल देगा आपको ये क्या कहानी। प्रोग्रेसिव वेव तो रुका रुका हुआ टाइप का फीलिंग आ रहा है, चलता हुआ फीलिंग आ रहा है। तो इसमें यही होता है कि जो एनर्जी इस जगह पर दीजिएगा ना, वो एनर्जी क्या होगा कि एकदम पूरे में फ्लो होगा, समझ आ रहा है कि नहीं। और बाकी आगे कहानी पढ़ेंगे कि कैसे छांटना, न्यूमेरिकल बिल्कुल अलग ढंग से बनाएंगे, थ्योरेटिकल बस जो बुक में दिया हुआ था ना उसके हिसाब से समझेंगे। तो प्रोग्रेसिव वेव में क्या हो गया जी कि एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर्स इन गिवन मीडियम, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यहां एनर्जी दीजिएगा तो सब जगह पर चला जाएगा। और दूसरा होता है कौन, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। ये क्या बता रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वेव रुका हुआ टाइप का है। अरे वेव जैसे बोला तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी ट्रांसफर का लोचा होगा। अरे बोलो यार, तो वेव का डिफिनेशन है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, अगर मीडियम है तो बोलो। तो इस दोनों में अंतर क्या है ना कि इसमें एनर्जी जो यहां पर तुम दोगे ना वो थ्रू आउट मीडियम में ट्रांसफर होगा, जहां तक उसका बस चल सकेगा। और इसमें क्या होता है ना कि पार्टिकुलर सेगमेंट में ट्रांसफर होता है। जैसे कि
इस जगह से इस जगह के बीच में जो मीडियम है, सॉरी, इस जगह से इस जगह के बीच में जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से एनर्जी करेगा शेयर, लेकिन इसका एनर्जी यहां पर नहीं जा पाएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, इस मॉलिक्यूल में बताओ तो एनर्जी ट्रांसफर है कि नहीं? एनर्जी ट्रांसफर है इस मॉलिक्यूल के बीच में, इसके पार्टिकुलर के बीच में है कि नहीं? हाँ, यहां भी एनर्जी ट्रांसफर है, बट इस सेगमेंट और इस सेगमेंट के बीच में एनर्जी ट्रांसफर नहीं। ये कहने का सेंस हुआ, समझ में आया? इसमें क्या था कि इसको एनर्जी दिए तो वो यही वाला एनर्जी थ्रू आउट है जो कि फ्लो होता है। बोलो यार। और इसमें क्या होता है कि इस सेगमेंट में जो एनर्जी है वो इसी सेगमेंट में रह जाएगा, इसका एनर्जी यहां नहीं आएगा, इसका एनर्जी आगे नहीं जाएगा। तो ऐसा लगता है कि वेव एक तरह से ठहरा हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है? हालांकि यहाँ ठहरा हुआ कुछ भी नहीं, बात समझ में आ रहा है ना? हर पार्टिकल ही क्या है? ऑसिलेशन में। अरे बोलो यार, वेव है तो पार्टिकल ऑसिलेशन में रहेगा ही ना जी। तो सब पार्टिकल के ऑसिलेशन में, एक आध पार्टिकल छोड़ के तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये समझना जी कि स्टेशनरी वेव का मतलब, तो ऊपर से तो यही बोलोगे कि एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या होगा बोलना कि एनर्जी ट्रांसफर पार्टिकुलर सेगमेंट में होगा, एक सेगमेंट से दूसरा सेगमेंट में नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अब बाकी कैसे न्यूमेरिकल बनाया जाता है, वेव दे देगा तो कैसे छांट लेना है कि कौन है, तो वो तो एग्जांपल से गुजरिएगा तब क्लियर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो मेन रूप से 3 पार्ट में ही किया गया है, बाकी कुछ कुछ है जो कि थ्योरी के लिए बता दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना सब? चलो ये सब साइड करो। तुम सुनोगे वेव, तो अभी तक क्या फीलिंग आया कि बहुत सारा पार्टिकल है जो एक्सचेंज कर रहा होगा अपने अपने मीन पोजीशन के अबाउट, और एनर्जी क्या है कि फ्लो हो रहा होगा, मोमेंटम फ्लो हो रहा होगा, मास का फ्लो नहीं होता। कोई दिक्कत लग रहा है? समझ आ रहा है कि? और बाकी तो ये थ्योरेटिकल टाइप का कुछ क्वेश्चन है, ये वाला पूछना बाकी रह गया है, ये वाला भी पूछना बाकी रह गया है। लिक्विड के सरफेस पर ही केवल ट्रांसवर्स के वेव क्यों होगा, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये सब पूछना बाकी रह गया। सब बैठिएगा और वहां पे दिखेगा। तो मेन रूप से 3 है, बाकी कुछ कुछ ऐसे ही आपको बता दिया जा रहा है वेव के बारे में। एक होता है ऑडिएबल वेव, ठीक है, इसी सब का ये पार्ट है, समझ आ रहा है? लेकिन जान लो कि वो पूछेगा तो ऑडिएबल मैंने हुआ जितना हम लोग सुन सकते हैं। आदमी के बारे में बोल रहा है, कुत्ता तो है, उल्लू है जो कि ज्यादा कम में भी सुन लेता है, या आदमी के बारे में बोल रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि ऑडिएबल वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है। हाँ, तो आप जानते होंगे 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज तक ये वाला हो गया। फिर एक हो गया क्या, इंफ्रासोनिक वेव, ये सब ऐसे ही है, इसी सब का पार्ट है। बोलिए, नाम नहीं लग रहा है, ऐसे समझना, कभी भूल आ जाओगे तो ऐसे समझना। इंफ्रा इंफीरियर टाइप का, अल्ट्रा समझ रहे हो, माने ज्यादा टाइप का, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा करके तुम ध्यान रखोगे। ऑडियोबल वाला तो 20 और 20,000 के बीच में, बाकी इंफ्रा और अल्ट्रा ये याद करने का जरूरत नहीं पड़ता। अल्ट्रा का मतलब ये होता है अल्ट्रा एचडी क्वालिटी में, देखते हो ना? हम भी 4K पर वीडियो डाले हुए हैं। तो इंफ्रासोनिक वाला में क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंफ्रा इंफीरियर टाइप का, ऐसा सोचिएगा यार। और अल्ट्रासोनिक बोले तो क्या हो जाएगा, इससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और भी है, एक होता है
सुपरसोनिक। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें खाली बोला जाता है कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी ऐसे ही बता रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाता है। तो ये सब कुछ थ्योरेटिकल है, अगर पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। कुछ है नहीं उसको। अच्छा, कुछ चीज को आप थोड़ा सा फील करिएगा, क्योंकि पहले से भी आप जानते होंगे, लेकिन थोड़ा सा फील करिएगा, हो सकता है कि उसमें भी एक आध दिन आपको लपेटे। ये समझ में आ रहा है जी कि एनर्जी ट्रांसफर होता है ड्यू टू इलास्टिसिटी। बोलो यार, ये समझ में आ रहा होगा। इसमें बोला जाता है ड्यू टू रिजिडिटी, इसीलिए केवल सॉलिड में होता है। इलास्टिसिटी का सेंस है क्या है? क्या आप उस पोजीशन से जैसे इधर उधर खिसकिएगा, अगल बगल में फोर्स लगाने लगिएगा, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर का आप रीजन बनिएगा। समझ रहे हो? अच्छा, थोड़ा सा फील करना, सॉलिड में ज्यादा स्पीड होना चाहिए वेव का कि गैस में? थोड़ा सा सोच के बोलना, इसी नहीं मुआफल कुछ बोल दिए, सोच के बोल लो कि वेव का जो ट्रांसफर होगा, वेव ट्रांसफर में क्या हुआ, एक तरह से एनर्जी ट्रांसफर, तो ज्यादा किस में होगा? ज्यादा अटैच्ड वाले मॉलिक्यूल में कि कम अटैच्ड वाले मॉलिक्यूल? ज्यादा अटैच्ड वाले मॉलिक्यूल में नहीं आ रहा है सेंस। तो ज्यादा अटैच्ड किस में रहता है? गैस में? हाँ, सॉलिड में। बोलोगे हाँ आप सही बोल रहे हो। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि वेलोसिटी ऑफ वेव किस में ज्यादा होता है? सॉलिड में। समझ में आ रहा? ये हम एक आध जगह पर एक्सेप्शन का बात नहीं करें, मरकरी में तो बहुत न पकड़ होता है जी, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो अलग चीज है। ऐसे जनरली ये बात आपको समझ में आ गया होगा, फिर इसको आगे देखेंगे न्यूमेरिकली। लेकिन ये समझ में आ रहा है ना कि वेलोसिटी ऑफ वेव या साउंड, आगे पढ़ते हैं, सॉलिड में क्या होगा? ज्यादा होगा, उससे कम लिक्विड में होगा, और उससे कम गैस में होगा। फीलिंग आया? पूछेगा क्यों? ये समझ में आ रहा है ना कि सॉलिड का इलास्टिसिटी ज्यादा होता है। बोलो यार, लिक्विड के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो थ्योरेटिकल चीज के लिए इतना भूख रहे हैं, अदरवाइज तो फिर टाइप चलने लगेगा। अब अच्छा सवाल जो होता है ना, वो सोच करके बनाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा, टाइप याद रहेगा, ऐसे करके बनाइएगा तुरंत बन जाएगा, बहुत इजली बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब बात समझना है यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट में यह पता चल चुका है कि फ्रीक्वेंसी एक बार क्रिएट होता है ना, तो वो बदलता भी है, लेकिन हम लोगों को वो बात नहीं पढ़ना। एकदम नहीं होता है कि जिस्म में ने रूह में ये बात घुसा लीजिए कि वेव एक बार क्रिएट हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, ये चेंज नहीं करेगा। समझ में आया? कुछ भी हो बे, आग से गुजरेगा, पानी के दरिया से गुजरेगा, समझ में आ रहा है, दीवार से गुजरेगा, जिस्म को छेद करके निकल जाएगा, कुछ भी होगा। ये ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फिक्स होगा। अगर एक बार क्रिएट हो गया तो क्रिएट होने के पहले तुम नौटंकी कर सकते हो कि कुछ ऐसा नौटंकी करो कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी का निकले, कुछ ऐसा नौटंकी करो कि कम फ्रीक्वेंसी का निकले, लेकिन एक बार जो पैदा हो गया तो फिर कोई उपाय नहीं, कितना बम बम चिल्ला। ये बात समझना जी कि मान लो ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, जिसको तुम क्या किए ना कि ऐसे करके छोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे करेगा तो वेव क्रिएट होगा। तो इसके थ्रू जो वेव निकलेगा उसका फ्रीक्वेंसी मान लो कि एफ है। समझ में आया? तो यहां पर क्या करो कि तुम पानी लगा दो, तभी जब वो पार होगा तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा?
एफ होगा, ये कुछ भी है, कोई मटेरियल, एनी मटेरियल, आग पानी जो हो, सोना चांदी कुछ भी। ये अब एक बात बता रहे हैं, इमोशन इमोशन नहीं, यहाँ पे फिजिक्स लॉ नहीं लगेगा, इसमें चेंज हो जाता होगा तो अभी नहीं मान दे जैसे आईफोन देखी चेंज हो गया तो कुछ भी होगा। ये बात समझ में आ रहा है। एक बार वेब इस सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा है ना वेब में तो यही पूछा है, कुछ ना कुछ घुमा के देता है, अब फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता है। तो ये समझ जाना है आपको कि क्रिएट करने के पहले आपके हाथ में है, जो आप करिए, लेकिन एक बार क्रिएट हो गया तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? मैंने वेब क्रिएट कर दिए तो उस वेब का सब कुछ बदल सकता है, फ्रीक्वेंसी छोड़ के। समझ में आया? जैसे कि यहां पर फ्रीक्वेंसी एफ था, वेलोसिटी भी था, और वेवलेंथ कितना था? लैम्डा था। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर फ्रीक्वेंसी एफ रहेगा, वेलोसिटी बदल सकता है, लैम्डा बदल सकता है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आपको। रिफ्रैक्शन होगा तो वेलोसिटी का सब कुछ, सॉरी वेव का सब कुछ बदलेगा, कौन नहीं बदलेगा? समझ आया कि नहीं? रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ बदलेगा, कौन नहीं बदलेगा? फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वहां पर आगे सवाल देगा आपको। तो ये समझ में आ रहा होगा कि v का वैल्यू f लैम्डा जो रिलेशन होता है, तो ये समझ में आया कि ये दोनों एक दूसरे पर कंप्लीटली डिपेंड करेगा। बोलो यार, तो कहानी क्या चलता है ये समझना जी। कहानी ऐसा चलता है, लैम्डा इक्वल टू v बाई एफ जो होता है ना, ये एग्जैक्ट फिगर आपको देगा। समझना, नॉर्मल वे में क्या लगेगा कि v का वैल्यू f लैम्डा है। अरे बोलो यार, तो v बदल देंगे, लैम्डा बदल देंगे तो f भी बदल जाएगा, ऐसा सेंस आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन कहानी ये होता है कि वेव एक बार क्रिएट हो गया तब वो चलेगा तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा। जहां पर वेलोसिटी घटेगा वहां लैम्डा घट जाएगा, जहां वेलोसिटी बढ़ेगा वहां पर लैम्डा बढ़ जाएगा। तो लैम्डा और v ये बदलते रहेगा, जैसा जैसा सिचुएशन मिलेगा। f क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। समझा? ये ऊपर ही फीलिंग रखना है आपको कि इसलिए इसको ऐसे बोला जाता है जी कि लैम्डा है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? v के। समझ आ रहा है कि नहीं? कि v अगर बढ़ेगा तो लैम्डा बढ़ेगा, v अगर घटेगा तो लैम्डा घटेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सेंस आप रखिएगा। जैसे कि आपको बोलेगा कि कोई वेव है जो कि वाटर से होकर करके गुजरा है, तो वाटर में वेलोसिटी मान लो वेव का बढ़ गया, तो ये तुरंत बोल दिया कि लैम्डा बढ़ गया। समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, क्योंकि इसका बहुत जगह पर जरूरत पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं, तुम अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, करने के बाद जोड़ने। एक बार जो क्रिएट हो गया, ये वाला फीलिंग रखिएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, थोड़ा सा समझ जाइएगा कुछ चीजें। एक चीज पहले और देखो, एक होता है वेव पल्स। ठीक है, वेव पल्स का मतलब क्या हुआ कि रस्सी को तुम वहां पर बांध करके मान लो कि हाथ में ऐसे लिए हुए हो, और एक बार तुम ऐसे किए, एक झटका दिए, तो एक बार जो ऐसे जनरेट होगा ये तुम किए, लेकिन अब तो है वो एनर्जी ट्रांसफर ना होगा जी, तो वो वाला तुमको चेंज होता हुआ दिखेगा, मैंने वो एनर्जी बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जब एक बार आप ऐसे करिएगा तो जो वेव जनरेट हुआ उसको वेव पल्स बोला जाता है। नाम से ही पता चल जाएगा, देखिए ना। और एक क्या होता है वेव ट्रेन, एकदम ट्रेन चला दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तुम ऐसे कंटिन्यू करते जा रहे हो तो ऐसा ऐसा वेव बनते जा रहा है। बोलो यार, तो वेव पल्स बोलने का मतलब समझ में आया? उसको मजा नहीं आने लगा है ऐसे ऐसे करने में, वो एक बार किया, ये सब का जरूरत पड़ेगा आगे। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा कि एक बार ऐसे करके किए मान लो, तो ऐसा वेव जनरेट हुआ, ये आपके कारण हुआ, और एनर्जी जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये समय आ रहा, कुछ देर के बाद ये बार यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ नॉर्मल हो जाएगा, तो कि इसका एनर्जी आगे बढ़ा। तो ये सब ध्यान रखना है, डिफिनीशन टाइप का है। एक क्या होता है, वेव ट्रेन बोलेगा या डायरेक्ट वेव भी बोलेगा तो वही समझा जाता है कि मजा उसको आने लगा है। ठीक है, तो एकदम कंटिन्यूअसली तुम एकदम ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये समझ में आ रहा होगा कि ऐसे कर 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 करके समझ आ रहा है। एक बार ऐसे किए होगे, एक बार ऐसे करके किए, माने एक बार जबकि यहां पर है ना, तो इसको ऐसे करके वहीं तक लेकर चल आए, तो एक वेव जनरेट हो गया, समझा। फिर ऐसे करके ऐसे किए, माने जहां से तुम चले, मान लो यहीं से शुरुआत किए, तो ऐसे करके यहां तक उठा के लाए, तो एक साइकिल कंप्लीट ना हुआ तुम्हारे हाथ का, तो एक वेव जनरेट हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं। फिर ऐसे करोगे तो फिर एक वेव जनरेट होगा। बोलो यार, ये वाला एक तो समझो कि आधे टाइप का है, ऐसे करके ऐसे किए, अब ऐसे करके ऐसे करते, तो यहां पर ऐसा जनरेट हो जाता, तो उससे कोई मतलब नहीं। मतलब वेव पल्स का मतलब हुआ कि एक बार आप कुछ किए, और वेव ट्रेन का मतलब या वेव का मतलब हुआ कि आप कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे किए। कोई दिक्कत लग रहा है, जरूरी नहीं कि ऐसे ऐसे आप करिए, तो हम बता रहे हैं स्ट्रिंग के लिए, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि रड है, तो आप एक बार हथौड़ा मारे तो वेव पल्स जनरेट करेगा, समझ में आया। एकदम घंटे नियर गनगना दिए, टन 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 टन, तो ढेर बार ना हुआ, तो क्या होगा कि वेव ट्रेन जनरेट होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये भी इंट्रोडक्शन चल रहा है, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या क्या कहानी चलेगा, मतलब साउंड वगैरह में क्या चलेगा। कोई दिक्कत आपको लग रहा है? इंट्रोडक्शन में हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। उतारिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थ्योरेटिकली शुरू में भूखे हैं ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे ना आपको फीलिंग आने लगेगा। अभी तक हम लोग वेव का इंट्रोडक्शन देख रहे थे, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे न्यूमेरिकल की तरफ क्या होगा, प्रोसीड करेंगे। तो समझना, अगर कोई एक पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसका डिफरेंशियल फॉर्म पढ़े थे ना जी, कि ए का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का होता है, मतलब d2x/dt2 ये बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइप का एक डिफरेंशियल फॉर्म होता है, जिसका हम लोग कभी यूज नहीं किए, उससे जो रिजल्ट आया वही सब लोग करते रहते हैं कि तुम हमेशा डिफरेंशियल फॉर्म से चलते थे। नहीं समझ में आ रहा है ना। ठीक उसी ढंग से इसको देख के डरना नहीं, बस तुमको क्या करना है कि याद कर जाना है कि कभी भी वेव का डिफरेंशियल फॉर्म पूछे, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कर करके है जो कि लिख देंगे, याद रखना कि ये होता है डाउ टू एक्स आई बाई डाउ t2, ये बराबर होगा v स्क्वायर डाउ टू एक्स आई बाई डाउ x2। कुछ है नहीं, पहले तो एक्स आई क्यों हम यूज करते हैं ये बात तुम समझना। बहुत सारा चीज जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों के लिए लिखा जाएगा। तो मान लो कि वेव एक्स में चल रहा है, एक्स एक्सिस पर वेव चल रहा है, तो किसी पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्स के ही अलाउ में होगा जी, तो उसको कौन वर्ड बना करके कहेंगे, समझना, या कौन नोटेशन से इंडिकेट करेंगे। पहले क्या होता था कि एक पार्टिकल था, तो अगर एक्स के डायरेक्शन में वो ऑसिलेट करता था, डायरेक्टली लिखते थे x = sin ओमेगा t एसएम में। यहां पर क्या है कि एक्स एक्सिस पर वेव चल रहा है,
बोलो यार। तो वेव चला एक्स एक्सिस पर, अब पार्टिकल भी एक्स एक्सिस के ही अबाउट ऑसिलेट हो रहा है। तो तुम एक्स लिख दोगे तो पता नहीं चलेगा कि वेव के बारे में लिखा गया कि पार्टिकल के बारे में लिखा गया। बोलो यार। तो हम लोग एक नया वर्ड बना लेंगे, वर्ड ने एक नया नोटेशन रख लेंगे, क्या, एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या होगा कि पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से एक्स आई दूरी पर है जब वो ऑसिलेट करेगा तो, और वेव जो है वो एक्स एक्सिस पर चल रहा होगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? देखो वेव एक्स एक्सिस पर चलेगा और ट्रांसवर्स रहेगा वेव का नेचर, तो पार्टिकल तो बाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अबाउट में ऑसिलेट करेगा। ठीक, तो ट्रांसवर्स वाला में सुविधा है कि बाई इक्वल टू समथिंग जब आप लिखिएगा ना तो एक्स क्या बताएगा कि वेव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, और बाई बताएगा कि पार्टिकल है जो कि बाई एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है। बोलो यार, ये चीज समझना कि जो हम एक्स आई अभी लिख रहे हैं वो एसएम वाला एक्स है। एसएम में एक्स माने थे ना मीन पोजीशन से दूरी, यहां पर मीन पोजीशन से दूरी को किससे इंडिकेट कर रहे हैं? एक्स आई से, क्योंकि इसमें एक्सिस पर वेव चलेगा, पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, उसमें एक्स हम लोग नहीं यूज करेंगे। बोलो यार। अच्छा एक चीज और बोल दे रहे हैं जी, वेव में पार्टिकल ऑसिलेट करता है या एसएम करता है, वेव नहीं एसएम करता है, यह ध्यान रखना। वेव का वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर मीडियम थ्रू आउट सेम है तो वेव कांस्टेंटली v से चल रहा है, वेव का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। अगर मीडियम में क्या है तो उसमें जो पार्टिकल है ना वो एसएम कर रहा है। बच्चा कोई फीलिंग आता है कि वेव है एसएम कर रहा है ना? बोलो यार। तो ये ध्यान रखना कि जब वेव में वेव नहीं ऑसिलेट करता है, कौन ऑसिलेट करता है? मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट करता है। जब तक मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल तो आगे हम लोग देखेंगे। ये क्या बोल रहा है समझना, मान लो कि वेव इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये एक्स एक्सिस है, तो वेव तो चल रहा है एक्स एक्सिस पर। बोलो यार। अब यहां का पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से किसी टाइम में कुछ दूरी पर है, तो कोई ना कोई इंडिकेशन देना पड़ेगा कि मीन पोजीशन से कितना दूरी पर है, तो उसको हम लोग एक्स आई बोले। इसी को हम लोग एसएम में एक्स बोलते थे, तो वहां एक के पार्टिकल को देखना था। बोलो यार। तो जो वहां पर था वही वाला किया गया यहाँ पर कि मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है ना उसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वह बराबर होगा v स्क्वायर, और मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है उसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अगर वेव x एक्सिस पर चल रहा है तो आपको लगेगा क्या 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 कुछ भी बोल रहा है, हटाइएगा नहीं, आगे क्लियर होगा सर। यहां पर क्या है कि v जो है वो कौन होगा? वेलोसिटी ऑफ वेव होगा। हटाइएगा नहीं, सब क्लियर हो जाएगा, अभी खाली सुनते जाइए आप। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है जो आपको याद रखना। बोलो यार। इसको रटे हुए रहिएगा, समझ में आ रहा है? या इसको कभी कभी ऐसा भी करके देता है, इसका वैल्यू तो इसको नीचे फेंक देगा। ठीक है। अब डाउ का क्या सेंस है वो आगे हम लोग देखते हैं, अभी तत्काल रट जाना कि डिफरेंशियल फॉर्म में ये होता है। बोलो। बिना सोचे समझे, ये नहीं सोचे सर हमको फीलिंग नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, चुपचाप तो पहले तुम इसको रटोगे। समझ में आ रहा है? बहुत बार बोल दे रहे हैं कि इसको अकेला कर देगा, तो ये समझ में आया ना कि यहाँ पर 1/v² होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये वाला किसके लिए हो जाएगा? ये वाला लॉन्गिट्यूडनल के लिए हो गया। अब अगर ट्रांसवर्स रहेगा तो क्या होगा? पार्टिकल क्या होगा? ऐसे ना ऑसिलेट करेगा जी, तो ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो इसमें तो सुविधा है कि वेव है जो कि चल रहा है एक्स एक्सिस पर, पार्टिकल तो या तो बाई की तरफ हो रहा होगा या तो जेड की तरफ हो रहा होगा। बोलो यार। तो इसको भी हम सिंपल भाषा में अभी तत्काल एक्स आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो जहां भी एक्स आई लिखा हुआ रहेगा तो तुमको समझ जाना है कि वो वाला चीज ट्रांसवर्स के लिए भी वैलिड है और लॉन्गिट्यूडनल के लिए वैलिड है। पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, आगे क्लियर होगा। देखो ना, सबसे पहले उसको रट जाना, हरवाना खाली नहीं कर यार, हमको तो पता चलना बंद हो गया, पूरा पता चलेगा। बस खाली क्या है कि थोड़ा पेशेंस रखना। तो इसको जब सोल्व किया जाएगा ना तो इक्वेशन किस ढंग का आता है जनरली जो आपके सिलेबस में पढ़ना है,
एक्स आई का वैल्यू ए माने जो भी है प्लस माइनस रहेगा साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव या प्लस माइनस ए कॉस प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव। हम लोगों को साइनोसॉइडल और कोसाइडल ही पढ़ना है, ठीक है। मैंने साइन वाला फंक्शन और कोस वाला ही वेव में पढ़ना, बाकी कुछ कुछ और होगा तो हम बताएंगे। तो समझना इससे ये वाला कैसे आया नहीं आया कोई मतलब नहीं रखना है, समझ में आ रहा है ना। अब पता कैसे चलेगा कि इक्वेशन जो है वो एसचम का दिया है कि वेव का दिया हुआ है। तो एसचम वाला में इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। यहाँ साइन है तो साइन का आर्गुमेंट, यहाँ कॉस है तो कॉस का आर्गुमेंट। यहाँ आप ऐसे बोल सकते हैं कि साइन के बगल में, ऐसे ही बोलना थोड़ा चीप लगता है लेकिन लेवल 1 के लिए सब जायज है। तो साइन के बगल में या कॉस के बगल में जो रहेगा ना उसमें केवल t का फंक्शन रहेगा, तब वो एसचम होगा। बोलो यार। और t एंड x या y या z कुछ रहेगा ना तब वो वेव का फंक्शन माने वेव का इक्वेशन होगा। ये समझ में आ रहा है। केवल t रहेगा अंदर में तब वो एसचम का इक्वेशन रहेगा, और t के साथ x y z कुछ भी रहेगा तो वेव का इक्वेशन होगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको। फिर धीरे धीरे और क्लियर होगा, ठीक है। अभी तत्काल जी हम लोग प्रोग्रेसिव वेव को पढ़ रहे हैं, स्टैंडिंग वेव को अलग से पढ़ेंगे। अभी जो पढ़ा रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों के लिए है, लेकिन प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी दो भाग में बांटा गया था ना, तो अभी प्रोग्रेसिव वेव के लिए पढ़ा जा रहा है। नहीं दिमाग काम किया तो छोड़ दो, वो बाद में डिफरेंशिएट करेंगे कि प्रोग्रेसिव क्या है लॉन्गिट्यूड और स्टैंडिंग क्या है, ठीक है। उसको अभी साइड रखो। अभी तत्काल ये समझना है कि इस ढंग का देख करके दिमाग क्लिक कर लेना चाहिए कि वेव का इक्वेशन है। कोई दिक्कत लग रहा है? अब समझिएगा क्या क्या चीज यहां सीखना है आपको। आर्गुमेंट में x रहेगा या y रहेगा या z रहेगा तो वो बताएगा कि वेव उस एक्सिस पर चल रहा है। समझ में आया? जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है cos समथिंग समथिंग समथिंग, अंदर में x ना है जी, तो इसको देख करके पता चल जाएगा कि वेव किधर चल रहा है, x एक्सिस पर चल रहा है। अगर जो यहाँ y रहेगा तो पता चल जाना चाहिए कि वेव y एक्सिस पर है, अगर z रहेगा तो पता चल जाना चाहिए कि वेव z एक्सिस पर है। बात समझ में आ रहा है? तो यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका पूरा फीलिंग क्या है ये समझना, फीलिंग क्या है इसका, फिर और चर्चा कर रहे हैं। फीलिंग ये है इस इक्वेशन का कि वेव एक्स एक्सिस पर चल रहा है। अगर x अंदर में है इसका मतलब क्या हुआ कि वेव x एक्सिस पर चल रहा है। पॉजिटिव में चल रहा है नेगेटिव में चल रहा है वो बाद में देखेंगे। अभी तत्काल वेव x एक्सिस पर चल रहा है, और इस इक्वेशन का मतलब हो गया कि ओरिजिन से x दूरी पर, ओरिजिन से x दूरी पर t टाइम में पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से xi दूरी पर होगा, नहीं पहुंच पाया। इसको थोड़ा सा समझना है, उसके बाद तो आगे डिले होगा। यहाँ x है ना जी, तो ये दो चीज बताएगा। एक तो बताएगा क्या कि वेव x एक्सिस पर चल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बताएगा, ओरिजिन से x दूरी पर जिस पार्टिकल का मीन पोजीशन होगा ना वो पार्टिकल t टाइम में अपने मीन पोजीशन से कितना दूरी पर है। ये समझ में आ रहा है कि ये xi पार्टिकल के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर क्या है कि अलग अलग x के लिए अलग अलग पार्टिकल ना है। बोलो यार। तो इस जगह का पार्टिकल t टाइम में मीन पोजीशन से कितना दूरी रहेगा, तो इस जगह का x यहां पर मारेंगे। बोलो यार। और टाइम के बारे में जो बात करेगा उसको पुट करेंगे, इसको सोल्व करके जो आएगा ना ये वाला वो होगा कि x दूरी पर का जो पार्टिकल है ना वो अपने मीन पोजीशन से कितना दूरी पर है, नहीं
थोड़ा सा यहाँ हॉट पॉच लगेगा तो एग्जाम्पल से कुछ जरूरत क्लियर होगा, हड़बड़ाना नहीं, खाली गरियाना नहीं स्टार्ट कर देना शुरू के में, फिर बाद में पछताओ कि बेकार कर गया, सब समझाइए दिया, समझना। इक्वेशन ऐसा दिया है वो 10 sin 2t माइनस 3x, चलो इतना दिया, ठीक है। आपको बोल क्या रहा है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल with respect to their mean position. Find displacement of particle with respect to mean position at initial time, ठीक है। और x इक्वल टू पाई बाई 18। अब पहले क्वेश्चन को समझना, तुम नहीं भी समझोगे तो डील हो जाएगा, लेकिन समझना। इस इक्वेशन को आप देखते हैं, ठीक है, तो क्या फीलिंग आएगा, तो पहला फीलिंग आएगा कि आर्गुमेंट के अंदर में क्या है, x, इसका मतलब ये वेव एक्स एक्सिस पर चल रहा है, ठीक है। ये बताएगा कि पार्टिकल किधर ऑसिलेट कर रहा है। अगर यहाँ बाई लिख देते ना तो इसका मतलब होता है कि पार्टिकल बाई एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है या बाई एक्सिस के पैरेलल में ऑसिलेट कर रहा है। ये बताएगा पार्टिकल के बारे में, और इसके अंदर का जो कहानी रहेगा वो वेव के बारे में बताएगा। तो ये क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मतलब समझ में आया कि इसके बारे में चर्चा कर रहा है। वही बोला फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू देयर मीन पोजीशन, मतलब एक्स आई के बारे में चर्चा कर रहा है वो। कब, तो इनिशियल टाइम में एट x इक्वल टू पाई बाई 18। इसको पहले फील करना, नहीं भी फील करोगे तो बन जाएगा। ये क्या बोल रहा है ना कि ओरिजिन से पाई बाई 18 डिस्टेंस दूरी पर जो पार्टिकल होगा ना वो t इक्वल टू 0 पर अपने मीन पोजीशन से कितना दूरी पर है, ये बात कर रहा है। देखो तुम नहीं भी समझोगे तो सवाल तो बनने, लेकिन हम थोड़ा सा फीलिंग करवा रहे हैं कि ये क्या है ये वाला पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना दूरी पर है t टाइम में, और किस पार्टिकल को देख रहे हैं। तो जिस पार्टिकल का मीन पोजीशन ओरिजिन से x दूरी पर है, क्योंकि यहां पर एक पार्टिकल है ये नहीं, एस्टर में एक पार्टिकल ना होता था जी, यहां पूरे एक्सिस पर ढेर पार्टिकल है। तो ये x बताता है कि ओरिजिन से इतना दूर वाले पार्टिकल को हम पकड़ कर करके देखना चाह रहे हैं। जैसे कि x का वैल्यू लिख दिया 2, इसका मतलब ओरिजिन से 2 मीटर के दूरी पर वाला पार्टिकल को देखना चाह रहे हैं। अगल बगल से हमको नहीं मतलब है अभी। x का वैल्यू लिखा 3, इसका मतलब ओरिजिन से 3 मीटर के दूरी पर जो पार्टिकल होगा ना जिसका मीन पोजीशन होगा x इक्वल टू 3, तो हमेशा मीन पोजीशन पर रहेगा ना, वो अपने मीन पोजीशन से शिफ्टेड रहेगा। तो जो ये x देगा ना आपको, वो बोलेगा कि ओरिजिन से इतना दूर वाले पार्टिकल को तुम देखो t टाइम में अपने मीन पोजीशन से कितना दूरी पर है। इसका मतलब इसके बारे में वो बोला है। बोलो यार। तो एस्टर में क्या था कि एक वो बातें करता था कि पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना दूरी पर है, तो उसको x से इंडिकेट कर देते थे। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इसको x से इंडिकेट नहीं कर सकते हैं, तो कि x का मतलब तो क्या हो जाएगा कि इतना दूर वाले पार्टिकल को देखने कह रहा है वो, उसके डिस्प्लेसमेंट को कुछ अलग से रिप्रेजेंट करोगे। ये बात पहुंचा होगा आप तक, समझ। जैसे कि हम यहाँ पर खड़ा हो गए, तो यहाँ पर क्या है कि ढेर सारा लड़का है या लड़की है, बोलो यार। तो अब क्या है कि किसी पार्टिकुलर के बारे में बताना है, तो अपने से बताना पड़ेगा कि हमसे इतना डिस्टेंस वाले पार्टिकल को देखना चाह रहे हैं कि वो अपने मीन पोजीशन से कितना दूरी पर है t टाइम में। एस्टर में क्या था, उसमें तो एक पार्टिकल था,
उसको बोलना पड़ता है इससे इतना दूर वाला पार्टिकल को देख करके बताओ, लेकिन वेव में देखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? एक चीज बोल दे रहे हैं, तुम सूर्य में फ्रस्ट्रेट होना कि साला स्टार्ट जब से हुआ है दिमाग खराब हो रहा है, वैसा नहीं। शुरू में इंट्रोडक्शन चलेगा, फिर तो क्या है कि न्यूमेरिकल बना हुआ तो सब फॉर्मूला बेस्ड रहेगा न्यूमेरिकल, और सब टाइप बतीले रहेंगे तो बन जाएगा। इसका मतलब समझ में आया? तो क्या होगा बताओ? तो तुमको पूछ दिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, मैंने इसी के बारे में पूछा, तो इक्वेशन देता है तो डायरेक्ट ना पुट करते हैं। इक्वेशन नहीं दिया हुआ रहता, पहले इक्वेशन लाते, हड़बड़ाना नहीं, खुल जाएगा, एग्जांपल से खुल जाएगा सब। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा इसके हिसाब से? 10 sin, अब वहां क्या होगा? 0। बोलो यार, ये समझ में आ रहा है ना कि इस जगह पर जो पार्टिकल होगा वो जैसे जैसे टाइम बदलेगा उसका पोजीशन वो ना बदलेगा जी, मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। बोलो यार, तो हम t = 0 पर देखना चाह रहे हैं, +3 है, यहाँ क्या हो गया π/80, तो ये 6 हो गया, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो 1/2 हो गया। ये क्या बता रहे हैं? 5। फिर करना इसको, ये बोला कि ये अगर ओरिजिन है, ठीक है, तो यहां से कितना दूरी पर? x = π/18 दूरी पर जो पार्टिकल होगा, अभी होगा उससे नहीं, जिस पार्टिकल का मीन पोजीशन होगा वो पार्टिकल t = 0 पर कहां पर होगा? तो बताया ना इतना जी। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वो पार्टिकल होगा। ये पार्टिकल यहां पर होगा उस समय में, अरे ये तो हो गया उसका मीन पोजीशन ना। नहीं समझ में आ रहा? बोलो जी। तो ये समझ में आ रहा होगा कि यहां पर पार्टिकल है अपने मीन पोजीशन से 5 दूरी पर। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तुम इसको नहीं फील करोगे बाद में, अब ये बस केवल बता रहे। अच्छा एक चीज समझना, आपको बोलता कि x = π/18 दूरी पर देखिए किसी टाइम में उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कौन है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला। तो इसको डिफरेंशिएट करेगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी आएगा, ये बात समझ में आ रहा है? फिर उसको डिफरेंशिएट करेगा तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन आएगा, ये बात समझ में आ रहा है? बोलो यार। तो ये ध्यान रखना कि पार्टिकल के बारे में पूछेगा तो इससे आपको मतलब है। बोलो यार, इसमें घुसना भी नहीं, ठीक है? फिर धीरे धीरे रिलेट करेंगे। हाँ, अंदर वाले से वेव के बारे में पता चलता है। ये वाला जब हम पास भी हो गए थे ना तो फीलिंग नहीं था, मगर फिर भी तो सवाल बनता ही था ना। तो हम शुरू में चाहते हैं कि तुम जान लो कि ऐसा फीलिंग है, नहीं भी समझोगे तो क्या है कि सवाल तो बनबे करेगा। बात समझ में आया? अगर मैं आपको पूछता है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल which is situated at x = π/18, बोलो यार, और उसका टाइम देता इस टाइम में, तो पार्टिकल के बारे में बात किया, वेलोसिटी का, इसको डिफरेंशिएट करके पहले वेलोसिटी का इक्वेशन लाओगे और उसमें x के जगह पर मारोगे या t के जगह पर मारोगे, जो वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा? पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है उस जगह पर उस टाइम में। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दो चीज बदल रहा है। पूरा इसको विस्तार से चर्चा किया, एनसीईआरटी में एगो पेज इसी पर दिया है, तो समझना थोड़ा सा। पहले क्या था जी कि एक पार्टिकल था, उसका मीन पोजीशन यहाँ, समझ में आ रहा है? तब वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता था, यही ना करता था जी। अब क्या है कि ऐसा ऐसा ढेर पार्टिकल है, सब ऑसिलेट कर रहा है। तो अभी के समय में आपको बताना पड़ेगा कि किस जगह के पार्टिकल को तुम देखना चाहते हो, इसीलिए ये वाला बताया जाता है। समझ में आ रहा है? इसको अगर फील करिएगा ना तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर 50 गो पार्टिकल है, तो हर पार्टिकल एक्सचेंज कर रहा होगा। तो कोई अपने मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, कोई 2 सेंटीमीटर पर होगा, कोई हो सकता है किसी सिचुएशन में मीन पोजीशन पर होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। तो कोई डायरेक्ट बोलता है पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ, बता दोगे तो? क्योंकि यहाँ तो 1000 को ये समझ में आया कि काहे स्पेसिफाई करना पड़ रहा है कि उस जगह वाले के बारे में बताओ। समझ में आ रहा है? हड़बड़ाना नहीं, डील हो जाएगा, कुछ है नहीं।
बात पहुंचा ना? थोड़ा सा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए, मैं बात पहुंच गया होगा। अब सीधे तुम क्या करोगे कि रटना स्टार्ट करोगे कि सवाल आएगा तो कैसे कैसे डील करते हैं। क्या देखो, इक्वेशन वो दिया है एक्स आई इक्वल टू कुछ भी ए साइन या कॉस जो बोलोगे, समझना जी, प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, ठीक है। तो ये बता रहा है वेव इज ट्रेवलिंग ऑन एक्स एक्सिस। अगर यहां पर था एक्स इक्वल टू कुछ भी, यहां प्लस माइनस जो भी रहता, साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के बाई प्लस फाइव, तो वेव बाई एक्सिस पर चलता। बात समझ में आ रहा है? इसी से मतलब है, ये तो फीलिंग करवाना चाह रहे थे तो शायद बात पहुंच गया होगा, ऐसा कोई मतलब है नहीं। अब इसमें क्या बचा हुआ रह गया कि वेव एक्स एक्सिस पर तो चल रहा है, अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है। तो इसमें क्या ध्यान दोगे, समझना। यहाँ डायरेक्ट हम हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि गड़बड़ नहीं हो जाए तुमसे। टी के आगे वाले विद साइन क्यों होता है, ये सब तुम भूल जाओ। ये भी प्रूव किया जाता है जी कि ये इक्वेशन कहां से आता है। ये बताया जाता है कि किसी जगह का डिस्टरबेंस जो है ना, वो टी टाइम के बाद किसी जगह पर पहुंचेगा तो इसी डिस्टरबेंस के हिसाब से इक्वेशन लिखा जाता है। लेकिन वो सब आपको जानना नहीं है, सीधे आपको रट जाना है कि इक्वेशन उस टाइप का होता है। तो अगर पता करना रहेगा कि वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, या पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरफ चल रहा है कि नेगेटिव बाई एक्सिस की तरफ चल रहा है, तो एक्सिस तो पकड़ा जाएगी इसके अंदर वाला को देख करके, और किधर चल रहा है तो यहां समझना टी के आगे वाला विद साइन, ठीक है। और यहां पर हम एक्स लिखे हैं तो यहां एक्स लिख दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। उसके अंदर में जो रहेगा एक्स के आगे वाला, इसको भी कैसे देखोगे, विद साइन को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको बहुत तरह बोलेगा, सेम साइन में रहेगा तो ये होगा, अपोजिट साइन में रहेगा तो ये होगा, तो उस ढंग से भी लिखा जा सकता है। लेकिन आप ऐसे करिएगा, दिमाग कम चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से दो केस बनेगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अगर जो पॉजिटिव होगा तो निगेटिव एक्सिस के तरफ चल रहा होगा। इसको ध्यान दीजिएगा, उल्टा टाइप का होता है। एक्चुअली उल्टा नहीं है, अंदर में कहानी सीधा है, ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है, निगेटिव एक्सिस के तरफ चलेगा। और अगर जो मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव एक्सिस के तरफ चलेगा, पार्टिकल किस एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, तो वो वाला ये बताएगा। वहां पर अगर कुछ लिखा हुआ रहेगा बाई जेड तो आपको पकड़ा जाएगा। अभी तो क्या है कि हमको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों का प्रॉपर्टी बताना है, इसलिए कॉमन चीज वहां लिख दी है, देखना सब क्लियर हो जाएगा। बच्चा टाइप का सवाल है, यह सब सवाल ना जेईई मेन में पूछे हुए हैं, एडवांस में पूछे हुए, नीट में पूछे हुए हैं, तो कुछ है नहीं, तुम देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो दिया है इक्वेशन z इक्वल टू -5 cos, एक ये दे दे रहे हैं, दो करते हैं 2x माइनस या प्लस करो 4t माइनस पाई बाई 4, इस टाइप से दिया है, ठीक है। आपको बोल रहा है कि ये वाला
लॉन्गिट्यूडिनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, सबसे पहले ये पता करना है। तो अंदर में देखो तो क्या लिखा हुआ है, या ऐसा चलो ठीक है, अंदर में क्या लिखा हुआ है एक्स, ये क्या बताया कि वेव एक्स एक्सिस पर चल रहा है। ये क्या बताता है पार्टिकल का मीन पोजीशन से दूरी, तो ये किधर है जेड एक्सिस की तरफ ना है जी। तो वेव चल रहा है एक्स एक्सिस पर, अब पार्टिकल ऑसिलेट किधर कर रहा है जेड एक्सिस की तरफ। तो इसको देख के तुमको पता चल गया होगा कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। अरे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे दिमाग खुलेगा, हराना नहीं, सवाल तो तुम तो बच्चा टाइप का बन जाएगा। शुरू में यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा इमोशनल टाइप का हो गए, लेकिन वो जरूरी था इमोशन। चलो वेव किधर चल रहा है, वेव प्रोपगेशन किधर है बताओ तो, एक्स एक्सिस की तरफ कि वाई एक्सिस की तरफ कि जेड एक्सिस की तरफ। ये हो गया एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, एक्स एक्सिस पर अभी लिख दे रहे। अब पता करना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है या नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो करोगे क्या, तो एक्स के आगे जो है उसको साइन के साथ देखोगे, तो कितना है +2, बोलो यार। अब और सॉरी एक्स के आगे जो है उसको प्लस के साथ देखोगे। ये एक्स बोलने का मतलब हुआ कि जो इसके अंदर में, अगर यहाँ बाई रहेगा तो उसके बगल में देखोगे, बात पहुंच रहा है ना क्या बोल रहे। और टी के आगे में कितना है +4 साइन के साथ, तो ये कितना आ गया, तो जैसे ये ग्रेटर देन 0 हुआ इसका मतलब नेगेटिव एक्सिस की तरफ चल रहा होगा। आप पहले से पता चल चुका है कि एक्स एक्सिस की तरफ है। अरे 1 मिनट का, 1 मिनट का नहीं, मैंने 20 सेकंड का ये क्वेश्चन होता है, देखिए का आदमी बता देगा। ऊपर से तुम देखो तो क्या लगेगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई किया तो प्लस, इसका मतलब नेगेटिव एक्सिस की तरफ, और यहाँ पर एक्स है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। अरे समझ में आ रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ क्या हो रहा है, वेव चल रहा है। वेव चलने का क्या मतलब हुआ, एनर्जी उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तरफ, ठीक है, वेव चल रहा है। हड़वाना नहीं, देखते हो अपने खुल जाएगा तुरंत। अब देखो ऊपर ही बता देना तो कि क्या होगा, z -3 sin -4t +2 बाई, चलो इतना ही दिया हुआ। बताओ जल्दी से इसका नेचर क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा या लॉन्गिट्यूडिनल होगा, ट्रांसवर्स होगा। ये बात समझ में आया। और किधर जाएगा बताओ तो सबसे पहले तो बाई यहाँ दिख रहा होगा आपको, तो बाई एक्सिस पर वेव चल रहा है, और बाई के आगे पॉजिटिव है, टी के आगे नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरफ, तो पॉजिटिव बाई एक्सिस की तरफ। अरे बोलो यार, के तरफ कौन चल रहा है, वेव चल रहा है। अब पार्टिकल किधर चल रहा है, पॉजिटिव जेड की तरफ कि नेगेटिव जेड की तरफ, ये नहीं बता सकते हो ना यार, वो दोनों तरफ में चलेगा, क्योंकि जेड के तो ऑसिलेट कर रहा है, तो कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा। वेव ऑसिलेट कर रहा है, वेव ऐसे होगा, वेव नहीं ऑसिलेट कर रहा है, वेव करने के लिए डायरेक्शन फिक्स हो चुका है। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब समझना काहे हम एक्स आई नाम का चीज डालते हैं। अब अगर जो हम लिख देंगे ना कि बाई इक्वल टू ऐसा है या जेड इक्वल टू ऐसा है, तो यहाँ पर जेड यूज करेंगे, यहाँ पर एक्स बाई यूज करेंगे, तो तुमको हमेशा लगेगा कि सर ट्रांसवर्स का प्रॉपर्टी बता रहे हैं। एक्स आई लिख देंगे तो वो नहीं इंडिकेट कर रहा है कि इस एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला है, तो दोनों को समेटेगा, इसलिए एक नया चीज एक्स आई बना करके बता दिया जाता है। बात पहुंचा? तो ये सवाल जो है उसको दिमाग लगा के बनाओगे तो बड़ा लंबा चौड़ा है, तुमको सीधा रात जाना है डील कर देना। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा ये वाला कि किधर चल रहा है, तो पकड़ा जाएगा ना जी। कोई दिक्कत? मरवाल का है इसमें बोलो ना जी, उसमें तुमको सदमा लग गया है? सदमा नहीं लगना चाहिए, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर से जो बताएंगे ना इसको एकदम तुरंत रट जाओगे, तुरंत एकदम। मतलब कहने का सेंस क्या है कि पूछे तड़ाक से दिमाग मुंह से निकल जाना चाहिए। क्या
एक्स आई का वैल्यू हो गया कुछ भी यहाँ है प्लस माइनस ए साइन कॉस कुछ लिखते रहेगा, बार बार साइन कॉस नहीं बोलते रहे। यहाँ पर हम लिखे हैं साइन, तो साइन होगा जरूरी हो सकता है कॉस भी होगा। साइन प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। फिर और भी तरह का होता है वो हम बता रहे हैं, ध्यान देना। वेलोसिटी ऑफ वेव, समझना, वेव चैप्टर में जब भी v लिखा जाएगा ना तो वो वेलोसिटी ऑफ वेव के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रेयर केस में पूछा था तो उसको vp से हम लोग इंडिकेट करेंगे, अदरवाइज v लिखा हुआ रहेगा इसका मतलब क्या समझोगे, वेलोसिटी ऑफ वेव। एस्टेम चैप्टर में तो v लिखते थे तो उसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव समझ लोगे, वो पार्टिकल का तो एक चीज ना था जी, यहाँ दो चीज समझना। तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा, तो याद रखना कि v का वैल्यू ओमेगा बाई k होता है, इसको तुम्हारा क्लियर हो गया। अब ओमेगा कौन होगा, तो t के बगल वाला, x कौन हो, सॉरी k कौन होगा, x के बगल वाला। लेकिन ये ध्यान रखना जी, केवल यहीं पर हम लोग जो है वो साइन के साथ लेते हैं, अदरवाइज जितना भी फॉर्मूला होगा ना सब में मैग्नीट्यूड लिखेंगे, यहाँ -2t रहेगा तो हम लोग ओमेगा को 2 बोलेंगे, समझ आ रहा है ना। तो प्लस माइनस में रहेगा ना तो साइन के साथ तुम नहीं उठाओगे, समझ में आया, मैग्नीट्यूड ही केवल उठा करके पुट करोगे। यहां पर चूंकि देखना है कि प्लस में है कि माइनस में है तो ऐसा करते हैं। याद कैसे तुम रखोगे कि निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव की तरफ चलेगा, पॉजिटिव आएगा मल्टीप्लिकेशन तो निगेटिव की तरफ चलेगा। इसी को कोई कोई ऐसे भी बता देते हैं टीचर कि सेम साइन का रहेगा दोनों तो उल्टा होगा, सेम साइन का रहेगा तो निगेटिव की तरफ चलेगा, अपोजिट साइन का रहेगा तो पॉजिटिव की तरफ चलेगा। तो बात क्या वही है घुमा फिरा करके, समझ आ रहा है। यानी बुक सोचना ना करे, एक ट्रिक बता दिया। तो वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा, ओमेगा बाई k, इसको देख करके पता कर लोगे। चलो k का जो वैल्यू होगा, k का माने x के बगल वाला का, ठीक है, इसका वैल्यू एक तो तुम बोलोगे क्या ओमेगा बाई v बोलोगे, लेकिन उससे पहले तुमको मुंह से निकालना चाहिए 2 पाई बाई लैम्डा। तो k का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होगा, बिना सोचे समझे मुंह से निकलना चाहिए। अब बाकी यहां से तो पता ही चल रहा होगा किसके बराबर होगा, ओमेगा बाई v के। कम यूज होता है लेकिन कभी हो सकता है, लेकिन ये मानो तो एकदम रियल के यूज होगा। तो वेव में जब भी तुमको लैम्डा तैम्डा का चर्चा करना चाहेगा समझ जाना है कि कैसे निकल जाएगा वो, बोलो यार। फ्रीक्वेंसी कहां से निकलेगा अगर देगा ये क्वेश्चन तो बताओ तू। अरे टी के बगल में जो ओमेगा है वही ना है कि फ्रीक्वेंसी से रिलेट करने वाला। ये एक चीज ध्यान देना जी, समझना थोड़ा सा। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव और पार्टिकल दोनों हो जाता है यहां पर, ठीक है। मैंने पार्टिकल भी स्टेप कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से। अरे बोलो यार, अब वेव का भी फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो वही माना जाएगा। रियलिटी में वेव का फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है तो उसमें जो पार्टिकल है ना वो इस फ्रीक्वेंसी से स्टेप कर रहा है, क्योंकि वेव स्टेप थोड़ी करता है, लेकिन वो देगा यही फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज दिस। तो क्या समझने लोगों का वेव स्टेप कर रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि वेव में जो पार्टिकल कर रहा है ना स्टेप उसका फ्रीक्वेंसी एफ है। और तुम अपना दिमाग नहीं लगाओ, इसीलिए हम ऐसे लिख दिए कि वेव बोले चाहे पार्टिकल बोले फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो क्या मीनिंग होगा, समझ में आया। और जो यहां से निकलेगा, ठीक है। और ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। के को जी क्या बोला जाता है, एंगुलर वेव नंबर, समझना थोड़ा सा। 1 बाई लैम्डा को बोला जाता है वेव नंबर, ये मॉडर्न में भी तुम पढ़ते हो और वेव में भी पढ़ोगे, समझना। 1 बाई लैम्डा ये क्या कहलाएगा, वेव नंबर। यहां पर क्या है 1 बाई लैम्डा इंटू 2 पाई, इसको बोला जाएगा एंगुलर वेव नंबर। बात समझ में आ रहा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना तो तुम फंसा लेगा। तुम लोग में क्या है कि डिफिनेशन जानो आप बना दो। 1 बाई लैम्डा ये क्या है, ये है वेव नंबर। इसका सेंस होता है कि 1 मीटर के लेंथ में कितना वेव है जो कि अट जाएगा, उस पर हम क्वेश्चन करवाएंगे।
तो इसी कारण से वेव नंबर इसका नाम पड़ जाता है। तो वो अभी छोड़ दो, तुमको क्लियर रहना है कि 1 बाय लैम्डा वेव नंबर होता है और 2 पाई बाय लैम्डा मतलब के एंगुलर वेव नंबर होता है। बोलो यार, कुछ सिखा नहीं रहे हैं तुमको, सीधे रट जाना है कि इसको ऐसे ऐसे बोलते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकलेगा बताओ तो। ये समझ में आया कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिफरेंशिएट करके। अच्छा, डाउ क्यों यूज किया जा रहा है इस बात को समझना, फिर आगे करते हैं। यहां पर क्या है ना कि x भी बदलता है और t भी ना बदलता है जी। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना तुम पार्शियली, तो मानोगे जब आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो इसमें मानेंगे कि t क्या है, बदल रहा है और x है जो कि कांस्टेंट है। कभी x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना रहेगा तो मानेंगे कि x बदल रहा है, t क्या है, कांस्टेंट है। इस पर भी कहानी सुनाया जाता है, लेकिन उतना मत सोचो। t को जब कांस्टेंट किया जाता है ना तो ऐसा होता है कि अरे थ्योरेटिकल चलता है कि एक कैमरा से फोटो खींच लीजिए तो एक टाइम पर बता देगा कि कहां पर है, माने कौन पार्टिकल कहां पर, उधर से कहानी सुनाया जाता है। आप उस मत सोचिए। वेव के बारे में चर्चा करेगा तो यहां से तुम नहीं देखोगे, उधर से देखोगे, समझ में आया? अब पार्टिकल के बारे में चर्चा करेगा तो यहां से देखोगे। एक्सीलरेशन और पार्टिकल कैसे निकलेगा बताओ तो। तो उसी को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, कोई दिक्कत लग रहा है? चलो बोलते जाना तुम खाली। v मैक्स पूछेगा, v मैक्स का मतलब समझ में आया? किसके बारे में बोला, पार्टिकल के बारे में कि वेव के बारे में? पार्टिकल के बारे में, क्योंकि वेव का वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। बोलो जी। तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या, पार्टिकल के बारे में बोला, एसएम को पकड़ लेना। तो v मैक्स कितना होता है पार्टिकल का? ओमेगा ए। यहां भी क्या हो जाएगा, ओमेगा ए मैक्स कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है कि मैक्स मीन जो भी कांसेप्ट चलेगा सब चलेगा पार्टिकल के लिए, वेव का तो फिक्स है वेलोसिटी। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो यार, समझ में आ रहा है ना? जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछ देगा कि पार्टिकल जो एसएम कर रहा है ना वेव में, ऐसे लिख के नहीं देगा पार्टिकल जो एसएम कर रहा हो तो करिए रहा है एसएम। वो बोलेगा क्या कि पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन पर कितना देर में आएगा, तो वेव वाला कांसेप्ट नहीं लगाने लगना। पार्टिकल को पकड़ा, तुम सीधे एसएम वाला कांसेप्ट लगाओगे। तो बोला एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन तक आने, तो वहां पढ़ेगा ना जी कि एम्पलीट्यूड से मीन पोजीशन तक आने में t/4 लगता है, यहां भी t/4 होगा। नहीं समझ में आ रहा है? और खुलेगा जैसे जैसे बढ़ेगा ना खुलेगा। अभी तो क्या है कि धीरे धीरे बता रहे हैं। कोई दिक्कत है यहां तक आपको? नहीं ना दिक्कत है? वेव नंबर का मतलब समझ में आया क्या? हाँ, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेव इन 1 मीटर लेंथ। नंबर ऑफ वेव का मतलब समझ में आया? एक बार ऐसा करते थे तो एक वेव जनरेट होता था ना, तो वैसा वैसा कितना वेव है, ये पूरा फीलिंग देंगे डायग्राम बना करके, वेवलेंथ के हिसाब से फीलिंग आएगा, पता चल जाएगा काहे ये फॉर्मूला होता है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। अब ज्यादा नहीं बोलते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, अपने क्लियर होगा। तुम ही लोग बोलो क्या इक्वेशन बोला जाए। चलो जेड लिख देते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जेड हो, इन्हीं के पगला जाना कि जेड हो। चलो x से लिखते हैं, x इक्वल टू कुछ बोलो एम्पलीट्यूड 10 cos बोलो 16, इकने से पकड़ लिए, ठीक है कुछ भी होगा, माइनस 4, चलो 4। आपको कहेगा सर हम बोलते तो नहीं सुनते, तो बोल देते हो 79 ऐसा हो जाता है। कुछ और भी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, चलो नहीं है बोलो ऐसा। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है समझिएगा। सॉरी यहाँ कुछ अलग दे देते हैं भाई, यहाँ x से इंडिकेट कर दिए हैं, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। आपसे क्या पूछ सकता है, वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा, इसमें ये पूछा जा सकता है। वेलोसिटी ऑफ वेव चलो अभी लिख दे रहे हैं ऐसे, v का मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ वेव। तो क्या होगा वहां देखो फॉर्मूला,
ओमेगा बाई के, ओमेगा कौन है टी के बगल वाला इतना, अब के कौन है तो जो इसमें रहेगा उसके बगल वाला, -4 की 4, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो वेलोसिटी ऑफ वेव इतना है, किधर बाई एक्सिस पर, पॉजिटिव में कि निगेटिव में? पॉजिटिव में, मल्टीप्लाई जिससे करोगे तो निगेटिव ना आएगा, जिसका मतलब पॉजिटिव पर है। बोलो यार, कुछ है ये नहीं पता चल रहा होगा। अच्छा ये समझ में आ रहा है आपको कि ये वाला किसका है, पार्टिकल का कि वेव का? ये वाला पार्टिकल का। ये समझ में आया कि इसका एम्पलीट्यूड इतना है, एम्पलीट्यूड 10 है ना होगा जी। अच्छा ये ऐसे ध्यान देना जी, अगर ऐसे कर करके सेंटीमीटर लिख दिया, इसका मतलब समझ जाना कि इसका यूनिट दे ले है ये वाला, ये समझ में आ रहा है? बोलो यार, तो ये ध्यान रखना। अच्छा और क्या क्या करता है समझना, मान लो कि बाई है तो चलो उसको हम बाद में दिखाते हैं, लिख करके दिखाते हैं, अभी उसको छोड़ दो, उस यूनिट को एक के बार में चर्चा कर देंगे सबका, कैसे कैसे वेरी करता है। वेलोसिटी ऑफ वेव इतना हो गया। आपको बोलेगा कि इस वेव का वेवलेंथ कितना, ठीक है? ये वेव है, ये तो समझ में आ रहा होगा, कैसे समझ में आया? जी भी है वो भी। तो क्या पूछे थे? वेवलेंथ। जैसे वेवलेंथ बोलेगा तो ये ध्यान आ जाना चाहिए तुमको कि के का वैल्यू होता है 2 पाई बाई लैम्डा, के यहाँ पर कौन है 4, अरे बाई के बगल वाला, ये बराबर होगा किसके 2 पाई बाई लैम्डा के। यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, इसमें इधर करोगे तो पाई बाई 2, पाई के पर 180 डिग्री पुट कर दोगे, एंगल के बाहर जब भी रहेगा तो वैल्यू ना पुट होगा जी, 3.14 करोगे तो 1.57 होगा कि नहीं होगा? चलिए अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा देखने का प्रयास करना कि क्या होगा। लैम्डा ला लिए, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी ला लेते हैं f इंटू लैम्डा मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ वेव देगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देगा? वेलोसिटी ऑफ वेव देगा। f इंटू लैम्डा क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वेव ना होता है जी। तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालना रहेगा तो किसको पकड़ोगे बताओ तो? t के बगल वाला को। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो यार 2 पाई f, तो f का वैल्यू कितना आ गया 3 बाई 2 पाई। तो वेलोसिटी ऑफ वेव कैलकुलेट करो तो f हो गया 3 बाई 2 पाई, बोलो यार। और लैम्डा कितना है? यही वाला आया कि नहीं आया? तो वैसे करना बेवकूफी ना हो जाएगा। तो भी कहेगा तो डायरेक्ट याद रखते हैं ओमेगा बाई के। अब बाकी फ्रीक्वेंसी बोलेगा तो ओमेगा ये वाला वो 2 पाई अपने खुल जाएगा, लैम्डा के बारे में बात करेगा तो वैसे खुल जाएगा। इस क्वेश्चन को देख करके ये भी पूछ सकता था कि वेव नंबर बताओ कितना होगा, समझ आ रहा है? तो कैसे करते वेव नंबर के लिए? तो ये तुम जानते हैं कि के का वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा होता है, जो कितना दिया हुआ है 4, अरे है ना जी। अब तुमको वेव नंबर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? इसका मतलब 1 बाई लैम्डा पूछ रहा है, तो इसको उधर फेंक दोगे तो 4 बाई 2 पाई हो जाएगा, तो 2 बाई पाई हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो ऐसे ही करके डील करेंगे, जिसमें पूछा है थोड़ा